क्या आपको पता है कि मानव इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक को घूमने फिरने वाला आदमी उपनाम दिया गया था? यह एक काफी अद्भुत छवि है ना? एक ऐसा विचारक जो इतना गहरा ऊर्जावान था कि वो अपना ज्ञान देने के लिए बस चुपचाप बैठ नहीं सकता था। उसे चलते फिरते रहना पड़ता था, आगे पीछे टहलते हुए। उसका दिमाग और उसके पैर एक आदर्श तालमेल में काम कर रहे थे। ये थे अरस्तु, और एथेंस में उनका स्कूल डी लाइसेयम पेरिपेटेटिक स्कूल के नाम से जाना जाने लगा, ग्रीक शब्द पेरिपेटिन से, जिसका मतलब है घूमना फिरना। नमस्ते और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शहजाद हूं और आप देख रहे हैं एसएस नॉलेज, जहां आज हम विचार के एक सच्चे दिग्गज के साथ एक लंबी विचारशील सैर पर हैं। हम अरस्तु की नजरों से ब्रह्मांड की खोज करने वाले हैं, एक ऐसे आदमी की जिसने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। अरस्तु सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे अमूर्त अर्थ में, जो बादलों को देखते हुए हर चीज के अर्थ पर विचार करते थे। संग्राहक, सूचीकार, पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक, राजनीतिक सिद्धांतकार, कला समीक्षक, जीव विज्ञानी। कल्पना कीजिए डेविड एटनबरो की जिज्ञासा हो, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक की तार्किक कठोरता हो, एक अनुभवी समीक्षक की साहित्यिक अंतर्दृष्टि हो। हमारी कहानी एथेंस के हलचल भरे बौद्धिक केंद्र में नहीं, बल्कि स्टैगिरा नाम के एक काफी प्रांतीय शहर में शुरू होती है, उत्तरी ग्रीस में 384 ईसा पूर्व में। अरस्तु के पिता निकोमाकस मैसेडोन के राजा एमिंटास तृतीय के निजी चिकित्सक थे, जो सिकंदर महान के दादा थे। युवा अरस्तु एक ऐसे वातावरण में पले बढ़े जो चिकित्सा और जीव विज्ञान में डूबा हुआ था। वो अवलोकन के उपकरण, विच्छेदन का अभ्यास, जानवरों का बेशक, और सोचने का तरीका जो मूर्त भौतिक दुनिया में आधारित था। विज्ञान और चिकित्सा के इस शुरुआती अनुभव से ही उनका पूरा दार्शनिक वृक्ष बाद में विकसित हुआ। 17 साल की उम्र में एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी अरस्तु भेजा गया एथेंस। उन्होंने अकादमी में दाखिला लिया, एक स्कूल जिसे प्लेटो ने स्थापित किया था। प्राचीन दुनिया का हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT सब एक में। यहां ध्यान जानवरों का विच्छेदन करने पर नहीं, बल्कि विचारों का विच्छेदन करने पर था। प्लेटो सिखाते थे कि भौतिक दुनिया परछाइयां हैं, उच्चतर आदर्श रूपों को सिर्फ शुद्ध तर्क से समझा जा सकता है। 20 सालों तक अरस्तु प्लेटो के सबसे होनहार शिष्य थे, सब कुछ आत्मसात करते रहे। कल्पना कीजिए उस जगह पर बौद्धिक आतिशबाजी की। यहां प्लेटो थे, अमूर्त के स्वामी, उनके प्रतिभाशाली छात्र अरस्तु, जिनकी सहज प्रवृत्ति नीचे की ओर थी। घोंघे, सितारे, समाज। वो प्लेटो का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन सच को आंखों देखे सबूतों को नजरअंदाज करके पाना यह उनके लिए मंजूर नहीं था। प्लेटो की मृत्यु पर अरस्तु को प्रमुख बनने की उम्मीद होगी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। थोड़ा निराश पर यथार्थवादी अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया। थियोफ्रेस्टस के साथ लेस्बोस पर अग्रणी समुद्री जीव विज्ञान अनुसंधान किया। यहीं समुद्री जीवों की सूची बनाते हुए, उनकी आदतों का अवलोकन करते हुए अरस्तु ने अपनी विचार प्रणाली का निर्माण करना शुरू किया, जो प्राकृतिक दुनिया के अवलोकन योग्य विवरण में निहित थी। तब एक महत्वपूर्ण नौकरी का प्रस्ताव आया, राजा फिलिप द्वितीय का बुलावा। नौकरी क्या थी? फिलिप के 13 साल के बेटे के निजी शिक्षक, युवा सिकंदर। अरस्तु ने सिकंदर को भाषण कला, साहित्य, राजनीति, नैतिकता, विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया की सराहना करना सिखाया। उन्होंने होमर की इलियड का एक विशेष संपादित संस्करण तैयार किया। सबसे बढ़कर पूछताछ की भावना और ज्ञान के प्रति सम्मान पैदा किया। यह रिश्ता आपसी लाभ का था, अरस्तु को धन, सिकंदर को शिक्षा। अब अरस्तु के विचारों के असली सार पर आते हैं। उनके सबसे मौलिक विचारों में से एक है 4 कारणों की अवधारणा। यह थोड़ा नीरस लग सकता है, पर यह एक जबरदस्त व्यावहारिक उपकरण है। किसी चीज को सही मायने में जानने के लिए 4 सवालों के जवाब, 4 क्यों। चलिए एक लकड़ी की कुर्सी से शुरू करते हैं। पहला कारण, भौतिक। ये किस चीज से बना है? हमारी कुर्सी के लिए लकड़ी, कीलें और शायद कुछ वार्निश। अगला, औपचारिक। इसका रूप, डिजाइन क्या है? यह ब्लूप्रिंट है। कुर्सीपन का विचार, पैर, सीट और पीठ। अरस्तु के लिए रूप रहस्यमय नहीं, वस्तु में ही निहित है। तीसरा, निमित्त। इसे किसने बनाया? बढ़ई। काटना, ठोकना, जोड़ना, वह प्रक्रिया जो संभावना को वास्तविकता में बदलती है। घर किसने बनाया? बनाने वालों ने। मूर्ति, मूर्तिकार ने। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, अंतिम कारण या टेलोस, यह किस लिए है? कुर्सी का उद्देश्य, बैठने की जगह। ब्रह्मांड की हर चीज का एक आंतरिक उद्देश्य है। बलूत का फल,
इंसान, बलूत के फल का उद्देश्य ओक का पेड़ बनना, चाकू का उद्देश्य काटना। अंतिम कारण को समझना ही चीज की सबसे गहरी सच्चाई है। परम क्यों? दुनिया को समझने के अलावा अरस्तु एक व्यावहारिक सवाल से चिंतित थे। हमें एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए? वह कठोर नियमों या दिव्य आदेशों की सूची में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने नैतिकता के लिए स्वर्णिम मध्य मार्ग प्रस्तावित किया। हर सद्गुण एक मध्य मार्ग है, दो चरम सीमाओं के बीच, कमी और अधिकता। अच्छा जीवन इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है। साहस, कम हो तो कायरता, हर खतरे से भागना, ज्यादा हो तो उतावलापन, बिना सोचे कूदना। वास्तव में साहसी व्यक्ति स्थिति का आकलन करके, डर महसूस करके भी उचित रूप से काम करता है। उदारता, बहुत कम कंजूसी, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची। गुणी व्यक्ति सही मात्रा में देता है। यह कोई गणितीय औसत नहीं है। मध्य मार्ग हमारे और परिस्थितियों के सापेक्ष है। अरबपति के लिए अलग, छात्र के लिए अलग। यह मध्य मार्ग किताब से नहीं सीखते। अभ्यास, अनुभव, व्यावहारिक ज्ञान, फ्रोनेसिस। अच्छे कर्म बार बार करके अच्छा बनते हैं, बहादुर काम करके बहादुर। यह वायलिन के अभ्यास की तरह है। मैनुअल पढ़ने से वायलिन वादक नहीं बनते, रोज अभ्यास चाहिए। नैतिकता एक व्यावहारिक कौशल है, लक्ष्य, गुणी चरित्र, जो यूडेमोनिया, एक समृद्ध सुखी जीवन लाता है। अरस्तु ने जो क्रांति शुरू की, उसे सही मायने में सराहने के लिए हमें उन्हें प्लेटो के साथ रखना होगा। राफेल की स्कूल ऑन ऑफ एथेंस, बीच में प्लेटो ऊपर इशारा करते हैं, उनके बगल में अरस्तु नीचे। प्लेटो के लिए संवेदी दुनिया, गुफा की परछाइयां, परम सत्य, न्याय, आदर्श वृत्त, अच्छाई एक उच्च गैर भौतिक क्षेत्र में है। दार्शनिक, शुद्ध तर्क, चिंतन। अरस्तु अनुभववादी थे, रूपों को जमीन पर लाए। घोंघे का रूप कहीं और नहीं, असली घोंघे के अंदर है। समझने का तरीका, बाहर जाना, घोंघे इकट्ठा करना, अवलोकन करना, विच्छेदन करना, शरीर रचना और आदतों को नोट करना। ज्ञान अवलोकन से शुरू होता है। इंद्रियों से डेटा, पैटर्न पहचानना, वर्गीकृत करना, फिर तर्क से निष्कर्ष निकालना, नीचे से ऊपर ठोस सबूतों की नींव पर। प्लेटो की सोच, गणित, अमूर्त नैतिकता। अरस्तु की विधि, जीव विज्ञान, भौतिकी, प्राणीशास्त्र, राजनीति विज्ञान और लगभग हर अनुभवजन्य विज्ञान। प्लेटो शरीर, आत्मा की जेल। अरस्तु शरीर आत्मा, एक अविभाज्य, एकीकृत संपूर्ण। मनुष्यों को समझना उनके वास्तविक समाजों में। इसका मतलब यह नहीं कि एक सही और दूसरा गलत, दो महान प्रतिभाएं, अलग सवाल, दो बिल्कुल अलग पर उतने ही मूल्यवान उपकरण। तो इतने समय के बाद हमें अभी भी एक ग्रीक दार्शनिक के बारे में क्यों परवाह करनी चाहिए? जवाब आसान है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसे अरस्तु ने बनाने में मदद की। हर बार जब वैज्ञानिक प्रयोग करता है, डेटा इकट्ठा करता है, परिकल्पना बनाता है, निष्कर्ष निकालता है, वो अरस्तु के पद चिन्हों पर चल रहा होता है। उन्होंने अनुभवजन्य अवलोकन और तार्किक निगमन को औपचारिक रूप दिया, वैज्ञानिक विधि। उनके जैविक कार्य, प्रजातियों का वर्गीकरण सदियों तक सबसे उन्नत थे। राजनीति और नैतिकता में भी उनका प्रभाव गहरा है। जब राजनेता राजशाही, अभिजात वर्ग, लोकतंत्र उनके फायदे नुकसान पर बहस करते हैं, वो उन्हीं सवालों से जूझ रहे होते हैं। राज्य को कानूनों द्वारा शासित होना चाहिए, न कि एक शासक की सनक से। स्वर्णिम मध्य मार्ग आज भी व्यक्तिगत नैतिकता के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है, कठोर सिद्धांतों का एक मानवीय विकल्प। उन्होंने औपचारिक तर्क का आविष्कार किया, न्याय वाक्यों की व्यवस्था, सदियों के तर्क का आधार। जब आप परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ एक निबंध की रचना करते हैं, यह उनके विश्लेषित ढांचे का ही प्रभाव है। दी पोएटिक्स, साहित्यिक सिद्धांत का पहला टुकड़ा। त्रासदी का विश्लेषण, कैथारसिस को गढ़ना। जीव विज्ञान, प्रयोगशाला से लेकर अदालत तक, सरकार के गलियारों से लेकर सिनेमा तक, अरस्तु के विचार अभी भी काम कर रहे हैं। अंत में अरस्तु को इतिहास की किताब का धूल भरा व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी बौद्धिक दुनिया के एक गतिशील, मूलभूत वास्तुकार के रूप में याद किया जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि दुनिया एक छाया नहीं, बल्कि आश्चर्य की जगह है, जो हमारे सबसे करीबी ध्यान के लायक है। उन्होंने हमें इसका अध्ययन करने के लिए उपकरण, इसका विश्लेषण करने के लिए भाषा और इसमें जीवन को दिशा देने के लिए एक नैतिक दिशा सूचक दिया। सबसे गहरी सच्चाइयां हमारे आसपास की दुनिया को ध्यान से देखकर और खुद के भीतर संतुलन के लिए प्रयास करके मिलती है।
इस अविश्वसनीय विचारक के साथ कुछ कदम चलने के लिए, एसएस नॉलेज पर आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप उनकी दुनिया की खोज करना जारी रखेंगे। मैं शहजाद हूं और मैं आपको अगली बार मिलूंगा।